अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिएगा, इससे पहले वाले चैप्टर का नाम था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि यूनिट नंबर 16 था। उसको मुकम्मल करने के बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी यूनिट 17 का आगाज करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि इससे पहले वाला चैप्टर था इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि यूनिट नंबर 16 में हमने पढ़ा था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक पर्टिकुलर शक्ल थी। There are some limitations regarding the transformation of heat energy into mechanical energy। देखिए भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, अलबत्ता एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करने जाते हैं तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। उसको कौन कवर करता है? विच आर कवर्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कवर करता है और हमारा ये पूरा चैप्टर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दो स्टेटमेंट हैं, दो साइंटिस्ट ने जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंट्रीब्यूशन जो है वो प्ले किया, जिसमें एक का नाम था लॉर्ड कैवेंडिश और दूसरे का नाम है रुडोल्फ क्लॉसियस। लॉर्ड कैवेंडिश एंड रुडोल्फ क्लॉसियस फॉर्मुलेटेड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोनों ने जो है लॉर्ड केल्विन और रुडोल्फ क्लॉसियस ने जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉर्मुलेट किया। अब इसकी दो स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट का नाम केल्विन स्टेटमेंट है जो कि लॉर्ड कैवेंडिश ने जो प्रेजेंट की, और रुडोल्फ क्लॉसियस की जो है वो सेकंड स्टेटमेंट आएगी जिसे हम क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं। तो केल्विन स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन हीट इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन अ साइकिल दैट कैन टेक हीट फ्रॉम अ सोर्स एंड कन्वर्ट्स कंप्लीटली इनटू वर्क। उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब नामुमकिन है। टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन अ साइकिल, जो कि पूरी कंटिन्यूस साइकिल में ऑपरेट कर रहा हो, एंड दैट कैन टेक हीट फ्रॉम अ सोर्स, जो कि एक सोर्स से जो वो हीट एनर्जी ले रहा हो, एंड कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू वर्क, और उस पूरी हीट एनर्जी को वर्क डन में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, बगैर कोई हीट एनर्जी जाया की। बगैर कोई हीट एनर्जी जाया किए एक ऐसा हीट इंजन बनाना मुमकिन ही नहीं है जो सोर्स से हीट एनर्जी ले और उस पूरी हीट एनर्जी को जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट करे। कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लाजमी जो है वो जाया जाएगी। ये केल्विन स्टेटमेंट है। एन इंजन व्हेन कन्वर्टिंग हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, जब भी कोई इंजन होता है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता, कैन नॉट कन्वर्ट ऑल ऑफ इट इनटू वर्क। पूरी की पूरी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अ पार्ट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड। हीट का कुछ हिस्सा जो है वो लाजमी रिजेक्ट होगा टू अ कूलर रिजर्वायर। यानी एक देखो, एक होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एक होता है कूलर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। और हीट एनर्जी जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट एनर्जी जो है वो फ्लो करती है, और उस लो टेम्परेचर पर जाके कुछ जो है वो हीट एनर्जी जो है वो लाजमी जो है वो लॉस होगी। इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस एन इंजन दैट वुड हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। भाई अगर पूरी की पूरी हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी। तो यहाँ ये भी बात बता दी गई है कि भाई ऐसा हीट इंजन बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। दूसरे अल्फाज में जो केल्विन की स्टेटमेंट है ना, पहले में कहा ना कि भाई पूरी हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए ऐसा हीट इंजन बनाना जो है इम्पॉसिबल है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। इवन दो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी सेटिस्फाई। हालांकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वो पूरा सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। ये केल्विन स्टेटमेंट कहना है। अब यहाँ इसके ग्राफिकल मॉडल है। हॉट रिजर्वायर जिसको TH कहा, कोल्ड रिजर्वायर देखो ये बाय मिस्टेक लिखा था, कूलर रिजर्वायर की बात हुई जिसे TC कहा। तो हीट एनर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है, और ये जो सर्कल शो कर रहा है ये हीट इंजन को शो कर रहा है जो हमें वर्क डन करके देगा।
तो कोई भी इंजन का जो वर्किंग मॉडल है वो ये है कि सोर्स यानी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। इन बिटवीन हीट इंजन है जो कि हमें क्या करता है, उस हीट एनर्जी का एक पर्टिकुलर हिस्सा वर्क डन में हमें कन्वर्ट करके देता है। अब जो है वो दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है क्लोसियस स्टेटमेंट, जो कि इसके अपोजिट है। इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ ये कर देखा हीट एनर्जी नॉर्मली कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ नॉर्मली। और इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं लो टेम्परेचर से हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करे, अगर हम चाहते हैं कि हीट एनर्जी देखें हाई से लो पे तो नॉर्मली फ्लो करिए, लेकिन अगर कोल्ड रिजर्वायर से हीट एनर्जी जो है वो फ्लो करते हुए कहाँ जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर पे हमें हीट एनर्जी को फ्लो करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वहां जो हमने बात की थी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो जा रही थी, वर्क डन हमें मिल रहा था इंजन की शक्ल में। लेकिन यहाँ रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है कि रेफ्रिजरेटर का जो इनसाइड वाला जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। फिर भी रेफ्रिजरेटर वहां से हीट एनर्जी निकाल कर क्या करता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी रूम के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो रेफ्रिजरेटर के इनसाइड क्या होता है, रूम के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो रेफ्रिजरेटर के इनसाइड के मुकाबले में ज्यादा होता है। फिर भी रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से हीट एनर्जी को हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर करता है, लेकिन शर्त है कि हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ये बात इम्पॉसिबल है कि आप हीट एनर्जी को कोल्ड बॉडी से फ्लो करें, कहाँ, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो करें विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बगैर एनर्जी खर्च किए आप हीट एनर्जी को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करवा सकते, ये उन्होंने कह दिया। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। No one has ever built a refrigerator which will work without a supply of energy। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना जो बगैर वर्क डन किए, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के ये बना, यानी बगैर वर्क डन किए वहाँ के एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को लो नहीं कर सकते। अ रेफ्रिजरेटर इज एसेंशियली अ मशीन फॉर कन्वेइंग हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी एट अ लो टेम्परेचर टू अनदर एट अ हाई टेम्परेचर। जबकि रेफ्रिजरेटर एक मशीन है जो क्या करती है, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक बॉडी से जिसका टेम्परेचर कम है, और उस हीट एनर्जी को रिमूव करके हाई टेम्परेचर वाली बॉडी पे क्या करती है, ट्रांसफर करने का काम करती है। तो ये आपके पास जो है वो वर्किंग मॉडल है रेफ्रिजरेटर का, जिसमें कोल्ड रिजर्वायर से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। इन बिटवीन यहाँ जो सर्कल पे ग्राफिकली शो किया गया है ये रेफ्रिजरेटर है, और यहाँ इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें करना पड़ता है वर्क डन करना होता है। तो ये थी हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दोनों स्टेटमेंट जो कि हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की, केल्विन और क्लोसियस स्टेटमेंट। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हीट इंजन के वर्किंग मॉडल को, हम उसके ग्राफिकल मॉडल को जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।